मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि 13वां पॉइंट है, ये 13A है। फिर संसद में 13B हम लोग पढ़ेंगे, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। तो ऐसे ABC में करके संसद को पूरा ख़त्म करेंगे। तो ये 13A है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित IAS PCS अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है। तो ऑप्शन में है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, संसद में 3 पार्ट होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा अध्यक्ष इसमें शामिल नहीं होता। तो संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। राज्यसभा उच्च सदन, दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा कही जाती है, जबकि लोकसभा को निचला सदन, पहला चैम्बर या चर्ची सभा कहलाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रपति हालांकि किसी सदन का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। इसीलिए संसद के राष्ट्रपति भाग हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति दोनों सदनों के सत्र आहूत या सत्रावसान करता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो अध्यादेश भी जारी कर सकता है 123 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुन कर आते हैं। तो देखिए, राज्यसभा में टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं। तो उसमें 238 जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और 12 जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती। देखिए, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, कितनी अधिकतम संख्या होती है। तो 250। इनमें 238 जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में 245 सदस्य ही हैं, क्योंकि 200 जो राज्य क्षेत्रों और संघ से जो प्रतिनिधित्व है वो 229 ही है। मतलब 229 उसमें सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 4 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या नामित किए जाते हैं। तो 229 + 4 + 12 = 245। मतलब हो सकते हैं 250, लेकिन हैं कितने? 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो 545, 552, 530, 555। तो सही आंसर है 552। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इसमें 530 जो है वो राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति जो है 2 एंग्लो इंडियन को इसमें सदस्य भी नामित करता है। परंतु इसमें वर्तमान में लोकसभा में 545 ही सदस्य हैं, जिसमें 530 राज्यों से और 13 संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, जबकि 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। तो 530 + 13 + 2 = 545। तो 545 हैं और अधिकतम 552 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के तो नहीं भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वो मतदान कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, भारत के संविधान में है कि लोकसभा या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बन सकते हैं। तो देखिए, इसका दोनों आंसर गलत है। मतलब ये ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। और भारत के संविधान में है कि लोकसभा या राज्यसभा के मनोनीत सदस्य जो है वो मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया है, जिसकी चर्चा संविधान की 4वीं अनुसूची में किया गया है। तो एकदम सही है ये। दूसरा है कि राज्यसभा के सभी सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं।
तो इसमें देखिए राज्यसभा के जो सभी सदस्य हैं तो उसमें ये देखिए चौथी अनुसूची में दी गई है। और राज्यसभा के सभी सदस्य केवल राज्यों की विधानसभाओं से नहीं निर्वाचित होते हैं, जबकि क्योंकि इसमें 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति भी निर्वाचित करते हैं। तो देखिए इसमें पूछा है कि केवल राज्यों की मतलब निर्वाचित तो होते हैं लेकिन केवल राज्यों की विधानसभा से नहीं होते हैं। इसमें 12 जो है राष्ट्रपति भी नामित करता है। तो इसमें केवल पहला वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन में है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य विधान परिषद के मनोनीत। तो इसका सही आंसर है राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधि होता है उसका निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। पहला वाला आंसर सही है। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, इसलिए प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 है तो मध्य प्रदेश और गुजरात में 11 है, जबकि पुडुचेरी में मात्र 1 सीट है। हालांकि अमेरिका में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ शासित राज्यों में कितने राज्यों का प्रतिनिधि राज्यसभा में है। तो ऑप्शन में दिल्ली, पुडुचेरी, उपरोक्त दोनों। तो केवल दिल्ली और पुडुचेरी का ही प्रतिनिधि राज्यसभा में जाता है। तो संघ राज्य क्षेत्रों में मान ली दिल्ली और पुडुचेरी के प्रतिनिधि राज्यसभा में है। अन्य संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या काफ़ी कम होने के कारण उनका प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है। शेष राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन में जनता के द्वारा, अनुमानित प्रतिनिधि प्रणाली, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। तो इनका निर्वाचन जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है, इसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, वो मत दे सकते हैं। 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है वो मतदान कर सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों से भी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है किसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, एकदम सही है। दूसरा, निर्वाचन का संचालन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, निर्वाचन के लिए मतदाता सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्देशन नियंत्रण में नहीं बल्कि चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। और चौथा है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को कार्यों के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो एकदम सही है। तो तीसरा वाला गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। तो देखिए ये इसमें जो सबसे जो सही आंसर है वो तीसरा वाला है कि वह भारत के किसी नागरिक द्वारा जिनका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वही दाखिल कर सकता है, तो वही केवल चुनाव लड़ सकता है। तो निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र केवल वही दाखिल कर सकता है जो भारत का नागरिक हो, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वही दाखिल कर सकता है, तीसरा वाला आंसर। तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिनका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है वो दाखिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। एक बार में 6 महीने के बढ़ाया जा सकता है, आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, या आपातकाल में एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये तीसरा वाला सही है कि अगर इमरजेंसी है या आपातकाल है तो उसे एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और आपातकाल के बाद उसे मैक्सिमम 6 महीने तक ही रह सकता है, उसके बाद हटा लिया जाता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के बारे में क्या सही नहीं है। तो प्रतिनिधित्व जो होती जनसंख्या पर आधारित है, एकदम सही है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है, एकदम सही है। तीसरा, चुनाव के उद्देश्य से राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, एकदम सही है। चौथा है 33 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित है। तो ये देखिए यही गलत है। भारतीय संविधान में केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए ही सीटें आरक्षित हैं, बाकी किसी के लिए आरक्षित नहीं है। तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में केवल अनुसूचित जाति और जनजाति को सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है, यह भंग नहीं किया जा सकता, एकदम सही है, क्योंकि ये परमानेंट सदन होता है। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये गलत हो गया, क्योंकि इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तीसरा है कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये इसमें कह रहा है, तो ये सही है, पहला सही है, तीसरा सही हो गया। चौथा कह रहा है इनके सदस्यों की आयु न्यूनतम 25 वर्ष होना चाहिए, ये भी गलत है। तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें सही पूछा है तो केवल पहला और तीसरा सही है। तो राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन कहा जाता है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इतने ही सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला, उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष हो, एकदम सही है। जहाँ से अभ्यर्थी का निर्वाचित किया जाना है वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य होना चाहिए, गलत है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत ये नियम हटा लिया गया है। लोकसभा के लिए ये जरूरी है, राज्यसभा के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर न हो, ये भी सही है। तो केवल 1, 3 सही है, अर्थात चौथा वाला। तो राज्यसभा के प्रत्याशी के पास निम्न योग्यताएं होना चाहिए। वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 30 वर्ष हो, वह भारत अथवा किसी राज्य के अधीन लाभ के पद पर न हो। 2003 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कानून 1951 के संशोधन के अंतर्गत भारत का नागरिक हो, देश के किसी भाग में रहने वाला कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो लोकसभा में क्या है कि वहाँ पर उसका नाम जो है मतदाता सूची में होना चाहिए, लेकिन राज्यसभा के लिए ऐसा कुछ नहीं है। पांचवा, वह पागल या दिवालिया न हो और संसद द्वारा निर्धारित अपनी योग्यताएं रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। तो देखिए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 5 आम ऑप्शन होता है। तो चौथा ऑप्शन देखिए यहाँ संभव नहीं था, तो चौथा ऑप्शन एक 20 वर्ष भी था। ये 5वां ऑप्शन है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक है, क्योंकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर सही है। तो अनुच्छेद 84 ख या बी संसद की सदस्यता के लिए उम्र का निर्धारण किया गया है। इसके अनुसार राज्यसभा के लिए उम्र 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तथा लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का 5 वर्ष के बाद विघटन हो जाता है, हालांकि राष्ट्रपति 5 वर्ष पहले भी इसे विघटित कर सकता है। इसके लिए इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन में 50, 51, 52, 53। तो 1952 में हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। तो अभी हमने आपको पीछे बताया कि राज्यसभा परमानेंट सदन होता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक और राज्य है, दूसरी ओर राज्यसभा में उनके सीटों का आवंटन है। तो आंध्र प्रदेश 18, उड़ीसा 10, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19। तो देखिए आंध्र प्रदेश का नहीं सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में केवल 11 है या 18 दिया है, यही गलत है, केवल एक सही। अब देखिए हर राज्यों में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा की, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है,
बिहार पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है, आंध्र प्रदेश में 11 है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में 11-11 सीटें हैं। उड़ीसा में 10 और राजस्थान में भी 10 है। केरल में 9 है। असम, पंजाब, तेलंगाना, ये तीनों आपको याद होना चाहिए। असम, पंजाब, तेलंगाना में 7-7 है। झारखंड में 6 है। छत्तीसगढ़ में 5 है। हरियाणा में भी 5 है। जम्मू और कश्मीर में 4 है। हिमाचल प्रदेश में 3 है। उत्तराखंड में भी 3 है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर में 1-1 है। बाकी जितने भी लगभग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 3 है। बाकी मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी में 1-1 राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, यहाँ कोई नहीं है, मतलब कोई सदस्य यहाँ से निर्वाचित नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार लोकसभा अधिवेशन कम से कम, तो देखिए इसका सही आंसर है कि वर्ष में 2 बार होने चाहिए, मतलब 2 बार इसके अधिवेशन होना चाहिए, बैठक होनी चाहिए 2 बार, और उसके बीच में जो अंतर होना चाहिए वो 6-6 महीने का होना चाहिए। तो वर्ष में 2 बार होने चाहिए और 2 अधिवेशन के मध्य जो है 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। चौथा वाला ये देखिए IAS में पूछा गया। तो लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार अधिवेशन होने चाहिए और 2 अधिवेशन के मध्य 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक होता है, दूसरा मानसून सत्र जुलाई से सितंबर, और तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, तो ऑप्शन में है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपरोक्त सभी। तो ये लोकसभा की बैठक जो है वो उपरोक्त सभी के द्वारा समाप्त की जाती है। तो लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त किया जाता है। इसे स्थगन द्वारा कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है। राष्ट्रपति जो है वो विघटन या सत्रावसान का प्रयोग जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि को में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें आंध्र प्रदेश 25 एकदम सही है, तमिलनाडु में 39 सही है, महाराष्ट्र में 40 दे रहा तो ये गलत है क्योंकि ये 40 बिहार का है, और उत्तर प्रदेश का 80 है, तो तीसरा वाला आंसर गलत है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किन राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो देखिए ये दिया गया है, तो देखिए उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीट हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 80 सीट है, दिल्ली में 7 सीट है, बिहार में 40 सीट है, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीट है, गुजरात में 26 है, महाराष्ट्र जो अभी पीछे देखिए गलत हुआ था तो उसमें 48 सीट है, तेलंगाना में 17 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, मध्य प्रदेश में 29 है, तमिलनाडु में 39 है, कर्नाटक में 28 है, केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं, गोवा में मात्र 2 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, झारखंड में 14 है, उड़ीसा में 21 है, आंध्र प्रदेश में 25 सीट है, और अगर असम की बात करें तो असम में 14 है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर में 2-2 है, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 सीटें लोकसभा की है, जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। तो ये पूरा किन राज्यों में लोकसभा की कितनी सीटें हैं आप इसको देख सकते हैं। तो जैसे अभी पीछे क्वेश्चन पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, या पूछ सकता है कि इस राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो इस पर कई क्वेश्चन बन सकता है, कई क्वेश्चन बने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार को धन उगाहने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाला विधेयक को कहा जाता है। ऑप्शन में धन विधेयक, व्यक्तिगत सदस्यों का विधेयक, सरकारी विधेयक, उपयुक्त कोई नहीं, तो उसको धन विधेयक कहा जाता है, मनी बिल। तो धन विधेयक के बारे में हम लोग विस्तृत देख लेते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई धन विधेयक तभी माना जाता है जब उसमें निम्नलिखित बंद होते हैं, जैसे किसी कर का अधिरोपण, परिहार या परिवर्तन,
सरकार द्वारा धन का विनियमन या ऋण लेना, भारत की संचयी निधि या आकस्मिक निधि में धन जमा करना या उससे धन निकालना, किसी नए व्यय को भारत की संचयी निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। उसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कुछ प्रतिबंधित शक्तियां हैं। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता है, केवल सिफारिश कर सकता है। और ये भी कई बार पूछा गया है कि 14 दिन के अंदर उसे इस पर स्वीकृति देनी ही होती है, अन्यथा राज्यसभा द्वारा इसे पारित समझ लिया जाता है। तो आज हम लोगों ने संसद पर लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित सभी प्रश्नों पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम लोग 13B पॉइंट पे देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर। इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।